हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो स्टूडेंट्स, आज ये हमारी वर्ण विचार पर अंतिम क्लास होने वाली है। और इससे पहले हमने स्वरों का वर्गीकरण और व्यंजनों का जो वर्गीकरण है उसके बारे में हमने 2-3 क्लास हमारी हो चुकी हैं। और आज हम व्यंजनों का वर्गीकरण है जो वो करेंगे, प्रांतव और घोषतव के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो ये क्लास हर उस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें भी हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस क्लास से आपको इसकी थ्योरी के साथ साथ लास्ट में हम पूरे वर्ण विचार से एमसीक्यू भी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है प्रांतव के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो प्रांतव के आधार पर दो तरह से वर्गीकरण होता है, अल्पप्राण और महाप्राण। तो सबसे पहले है अल्पप्राण। अल्पप्राण वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में मुंह से कम वायु निकलती है, उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। इसमें से जो हमारे 5 वर्ग होते हैं जिसको हमने कचटतप के नाम से याद किया था, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो ये 5 वर्गों का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण ये अल्पप्राण वर्ण कहलाता है। इसमें से ये हमने आगे इसका वर्गीकरण किया हुआ है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। क वर्ग का क, फिर ख छोड़कर ग, फिर घ छोड़कर न्य। इसी तरह च वर्ग का पहला वर्ण च, फिर ज और न्य। इसी तरह से ट वर्ग का, त वर्ग का और प वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्पप्राण वर्ण कहलाता है। और इसमें से जो हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं य, र, ल, व, ये सभी भी अल्पप्राण व्यंजन होते हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। तो अल्पप्राण व्यंजन पहला, तीसरा, 5वां और जो हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं य, र, ल, व, ये सभी अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है महाप्राण व्यंजन। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक श्वास या हवा हमारे मुख से बाहर निकलती है उसको महाप्राण व्यंजन कहते हैं। आसान भाषा में बोलते समय हवा का झटका तेज महसूस हो। जब हम बोलते हैं तो हवा का झटका जब तेज महसूस होता है, वे व्यंजन महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें से कौन से व्यंजन आ जाएंगे? हर वर्ग का, यानी कि जो हमारे 5 वर्ग हैं तो चटतप वाले, उसका हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन कहलाता है। ये हमने दिए हुए हैं, हर वर्ग का ये दूसरा और चौथा वर्ण है। तो इनको आप देख लीजिए, दूसरा और चौथा जो है वो महाप्राण व्यंजन होते हैं। और महाप्राण व्यंजन में ही जो हमारे ऊष्म व्यंजन हैं श, श, स और ह, ये भी महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो हर वर्ग का दूसरा, चौथा महाप्राण और ऊष्म व्यंजन ये सभी महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। और अल्पप्राण में क्या था? पहला, तीसरा और 5वां। और जो हमारे अंतस्थ व्यंजन थे वो अल्पप्राण व्यंजन में आएंगे, और दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन ये महाप्राण में। तो नेक्स्ट है हमारा घोषतव के आधार पर जो वर्गीकरण है व्यंजनों का। तो ये भी 2 तरह का है, अघोष और सघोष। तो सबसे पहले है अघोष। अघोष व्यंजन वे व्यंजन हैं जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियाँ कंपन नहीं करती। जो हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं उनमें कंपन नहीं होता, वे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आ जाएगा। जो अघोष व्यंजन है उसमें हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, जो हमारे 5 वर्ग हैं उसी में से पहला और दूसरा वर्ण जो है वो अघोष व्यंजनों में आ जाएगा। तो पहले हमने किया था अल्पप्राण, उसमें है पहला, तीसरा और 5वां। फिर हमने किया महाप्राण, दूसरा और चौथा। और अब हम करेंगे ये कर रहे हैं अघोष। तो इसमें है
पहला और दूसरा। ठीक है जी, ये आप ध्यान रखिए। और ऊष्म व्यंजन जो हैं ये भी अघोष के अंतर्गत आते हैं। तो ऊष्म व्यंजन के 3 वर्ण श, श और स, ह इसमें नहीं आता है। ऊष्म व्यंजन के 3 वर्ण ही अघोष के अंतर्गत आते हैं। तो इनकी टोटल जो संख्या है वो 13 हो जाती है, क्योंकि 10 तो हो गए अघोष जो कि हर वर्ग का पहला और दूसरा, और 5 वर्ग हैं तो 10 तो अघोष हो गए और 3 ऊष्म हो गए। ये टोटल 13 इनकी काउंटिंग हो जाती है ऊष्म व्यंजनों की। नेक्स्ट है सघोष व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ कंपन करती हैं वे सघोष या घोष, इनको घोष भी बोला जाता है, घोष व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि अघोष जो हैं उनमें स्वर तंत्रियाँ कंपन नहीं करती हैं, और सघोष या फिर घोष भी लिखा हो तो उनमें स्वर तंत्रियों का कंपन होता है। तो इसमें हर वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण जो है वो सघोष व्यंजन कहलाता है। और इसमें सभी स्वर ये भी सघोष व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। जितने भी हमारे स्वर हैं ये टोटल 11, तो 11 स्वर भी सघोष हैं और सभी अंतस्थ व्यंजन भी सघोष होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इनकी जो संख्या है वो टोटल 31 हो जाती है, क्योंकि इसमें जो ये सघोष है इसमें तीसरा, चौथा और 5वां हर वर्ग का वर्ण, और टोटल ये हो गए 5 वर्ग के 15 वर्ण ये हो गए। और फिर है सभी स्वर भी इसी में आ जाएंगे, तो सभी स्वर यानी कि 11 वर्ण, और फिर अंतस्थ व्यंजन के 4 वर्ण, और उसके अलावा एक जो ऊष्म का ह वर्ण है वो भी सघोष व्यंजन ही होता है, वो भी इसी में काउंट हो जाएगा। तो टोटल ये 31 हो जाएंगे। तो इस तरह से आप ध्यान रखिए कि जो अघोष हैं उनकी संख्या है 13, अघोष की संख्या 13 है और सघोष की 31 है। तो ये आप 1-2 बार वीडियो देख लीजिए अच्छी तरह से, तो आपको ये याद हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें से 4 से 5 प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आगे हम करेंगे वर्ण विचार। हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ से, और अब हम वर्ण विचार से संबंधित MCQ करने वाले हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। अस्वर का प्रकार क्या है? दीर्घ, ह्रस्व, प्लुत या संयुक्त? तो आप इसमें से चुनिए क्या उत्तर रहेगा। अस्वर का प्रकार ऑप्शन बी ह्रस्व है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अर्धविवृत स्वर है? अ, ए, ओ या ई? तो इसका सही उत्तर है अर्धविवृत स्वर ऑप्शन बी, ए इसका अर्धविवृत स्वर होता है। नेक्स्ट है, क वर्ग का तृतीय वर्ण कौन है या कौन सा है? ख, ग, घ या ण? तो क वर्ग का तृतीय वर्ण ऑप्शन बी, ग सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा व्यंजन महाप्राण है? ग, द, ध या ब? तो हमने अभी पीछे ही देखा था, महाप्राण के अंतर्गत आते हैं जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है हर वर्ग का। तो इसमें से ग तो तीसरा वर्ण होता है, द भी तीसरा वर्ण है, ध चौथा वर्ण है, और ब ये भी तीसरा वर्ण है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध। नेक्स्ट है, ञ किस वर्ग का वर्ण है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग? तो ञ जो है ये च वर्ग का अंतिम वर्ण होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? स, ल, क या म? तो स्टूडेंट्स, अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर अवश्य कर देंगे।
और जो भी नए साथी इस क्लास को देखेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इसका उत्तर है अंतस्थ व्यंजन हमारे पास 4 होते हैं, य, र, ल और व। तो ल इसका सही उत्तर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कौन सा ऊष्म व्यंजन अघोष है, ह, स, र या म। तो ऊष्म जो अघोष व्यंजन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊष्म और अघोष जो दोनों में आता है वो है ऑप्शन बी, स। नेक्स्ट है, थ का प्रकार क्या है, अल्पप्राण, महाप्राण, नासिक्य या अंतस्थ। तो इसका सही उत्तर थ अंतस्थ भी नहीं है, नासिक्य तो बिल्कुल नहीं है। अल्पप्राण या महाप्राण में से थ जो है ये दूसरा वर्ण है, तो दूसरा महाप्राण के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सघोष व्यंजन है, ख, च, ज या ठ। तो बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। हमने अभी ही किया है ये टॉपिक। सघोष जो हैं ये हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होते हैं। तो इसमें से कौन सा होगा सघोष, ये तो दूसरा है, अघोष हो जाएगा। ये पहला है, अघोष हो जाएगा। ये तीसरा है और ये भी दूसरा है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ज इसका जो है सघोष व्यंजन है। निम्न में से कौन सा नासिक्य वर्ण है, ग, न, द, ब। तो नासिक्य जो वर्ण है वो है ऑप्शन बी, द, सॉरी न, ऑप्शन बी न इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, श का वर्गीकरण क्या है, अंतस्थ, ऊष्म, स्पर्श या नासिक्य। तो श वर्ण जो है ये ऊष्म वर्ण है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। घ का सही वर्गीकरण क्या है, अघोष अल्पप्राण, सघोष महाप्राण, सघोष अल्पप्राण या अघोष महाप्राण। तो घ जो है ये क वर्ग का चौथा वर्ण होता है, और चौथा वर्ण जो है ये तीसरा, चौथा और पांचवा ये सघोष के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले तो ये सघोष है, और सघोष बी ऑप्शन में भी है, सी में भी है। और उसके बाद देखेंगे ये महाप्राण है या अल्पप्राण। तो अल्पप्राण में पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आते हैं, और महाप्राण में दूसरा और चौथा। तो सघोष में भी 4 है और महाप्राण में भी 4। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, घ जो है ये सघोष और महाप्राण है। नेक्स्ट है, ट का प्रकार क्या है, अघोष अल्पप्राण, सघोष महाप्राण, सघोष अल्पप्राण या अघोष महाप्राण। तो ट वर्ण जो है ये सबसे पहले तो पहला वर्ण है, तो ये अघोष के अंतर्गत आएगा, और अघोष 2 ऑप्शन में है, ए और डी में। उसके बाद अल्पप्राण में पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आते हैं, तो इसमें भी 1 है और इसमें भी। तो अघोष अल्पप्राण सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कौन सा वर्ण दंत्य है, ट, त, क या प। तो ये हमने जो स्पर्श हमने किया था कि स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, उसके अंतर्गत हमने वर्गीकरण किया था कचटतप के नाम से। तो इसमें हमने किया था क वर्ग जो है ये कंठ्य में आता है, च वर्ग तालु में, ट मूर्धा में और त दंत्य में, प ओष्ठ में। तो इसमें दंत्य वर्ण जो है ये त सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, व का वर्गीकरण क्या है, स्पर्श, दंतोष्ठ, ऊष्म या नासिक्य। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी दंतोष्ठ हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा घोष व्यंजन है, ख, छ, द या थ। तो घोष या फिर सघोष दोनों एक ही होते हैं, सघोष या घोष दोनों में से कुछ भी लिखा हो। तो सघोष हमने किए थे जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होते हैं,
वह सघोष या घोष व्यंजन हैं। तो ख तो दूसरा हो गया, छ भी दूसरा हो गया, द तीसरा है, थ दूसरा है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, द घोष व्यंजन है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से अर्ध संवृत कौन से हैं? ई, ए, ओ, आ या अ और ए। तो अर्ध संवृत इनमें से ऑप्शन बी ए और ओ, ये दोनों अर्ध संवृत स्वर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, री किस प्रकार का स्वर है? दीर्घ, ह्रस्व, प्लुत या संयुक्त? तो री जो है ये ह्रस्व स्वर है। इसमें अ, ई, उ और री 4 स्वर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ताड़न जात या द्विगुण वर्ण कौन से हैं? ड, ढ, अंग, अंहा, य, व, ड, ढ। तो इसमें से ताड़न जात या द्विगुण वर्ण या जिनको उत्क्षिप्त वर्ण भी बोला जाता है, इसमें ऑप्शन डी जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। ड और ढ ये है द्विगुण या ताड़न जात वर्ण कहलाते हैं। व्यंजनों की कितनी श्रेणियां हैं? 3, 5, 7 या 2? तो क्या होगा इसका सही उत्तर? व्यंजनों की श्रेणियां 3 होती हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। स्पर्श, ऊष्म और अंतस्थ, ये तीनों व्यंजनों की श्रेणियां होती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। स्पर्श, ऊष्म और अंतस्थ, ये 3 श्रेणियां व्यंजनों की होती हैं। य का प्रकार क्या है? ऊष्म, स्पर्श, अंतस्थ या नासिक्य? तो य, र, ल और व, ये चारों हमने किए थे, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? ये तो आसान सा प्रश्न है, उत्तर भी आप लोगों ने देख लिया होगा। तो हिंदी वर्णमाला में पहले 52 वर्ण होते थे, लेकिन अब 53 वर्ण हो चुके हैं। तो डी हम सही उत्तर लगाएंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तालव्य वर्ण है? च, ट, त, प? तो स्पर्श व्यंजनों पे हमने इसका वर्गीकरण किया था। च वर्ग जो है ये तालु, ट वर्ग मूर्धा या मूर्धन्य, त वर्ग दंत और प वर्ग ओष्ठ के अंतर्गत आएगा। तो इसका सही उत्तर तालव्य वर्ण ऑप्शन ए च सही उत्तर है। नेक्स्ट है, ह का वर्गीकरण क्या है? अघोष, सघोष, नासिक्य या स्पर्श? तो ह का वर्गीकरण हमने अभी किया था। ह जो है ये सघोष के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, ई और ई किस वर्ग में आते हैं? कंठ, तालु, मूर्धन्य या दंत? तो ई और ई ये तालु वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अ वर्ण किस श्रेणी में आता है? अग्र, मध्य, पश्च या इनमें से कोई नहीं? तो अ वर्ण जो है ये मध्य स्वर होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। मध्य स्वर में अ वर्ण को गिना जाता है। नेक्स्ट है, फ का वर्गीकरण क्या है? अघोष महाप्राण, सघोष महाप्राण, अघोष अल्पप्राण, सघोष अल्पप्राण? तो फ जो वर्ण है ये प वर्ग का दूसरा वर्ण है। प वर्ग का दूसरा वर्ण है। प, फ, ब हम ऐसे पढ़ते हैं। तो दूसरा जो वर्ण है ये पहला और दूसरा अघोष होते हैं और दूसरा और चौथा ये महाप्राण होते हैं। तो इसमें से सही उत्तर
अघोष और महाप्राण, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंग और अह किस श्रेणी में आते हैं? उत्क्षिप्त, पार्श्विक, अयोगवा या अर्धस्वर? तो क्या होगा इसका सही उत्तर? उत्क्षिप्त में तो अभी हमने पीछे किया था, ड और ढ आ जाएंगे, और पार्श्विक ल वर्ण होता है, और अर्धस्वर य और व होते हैं, तो ये अयोगवा के अंतर्गत आ जाएंगे। अंग और अंगा ये अयोगवा होते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 13, 11, 33 या 40? तो हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, विशिष्ट व्यंजन हिंदी वर्णमाला में कब जोड़ा गया था? 22 सितंबर 2024, 22 अक्टूबर 2024, 22 अगस्त 2024 या 22 जुलाई 2024? तो क्या होगा इसका सही उत्तर? विशिष्ट व्यंजन जो है, जो उल्टाएट करके लिखा जाता है कुछ इस तरह से, तो ये विशिष्ट व्यंजन ये 22 अगस्त 2024 को हिंदी वर्णमाला में जोड़ा गया था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, ख, छ, त, प का प्रकार क्या है? सघोष, अघोष, नासिक्य या अंतस्थ? तो इसका सही उत्तर जो है, ख दूसरा वर्ण है, और छ भी दूसरा है, त पहला वर्ण है, प भी पहला है, और पहला और दूसरा हमने देखा था कि ये अघोष वर्ण होते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, र का प्रकार क्या है? ऊष्म, अंतस्थ, नासिक्य या स्पर्श? तो र वर्ण जो है ये ना तो ऊष्म है और ना नासिक्य है, ना ही स्पर्श है। तो र वर्ण हमने पढ़ा था, य, र, ल और व, ये अंतस्थ व्यंजन है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, पार्श्विक वर्ण कौन सा है? ल, व, य, र? तो पार्श्विक वर्ण ऑप्शन ए ल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और पार्श्विक से हम समझते हैं कि जब इसका उच्चारण करते हैं तो जो जीभ के दोनों ओर से हवा जो है वो बाहर निकलती है, तो सही उत्तर इसका ल ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, च वर्ग का प्रकार क्या है? कंठ, स्पर्श संघर्षी, तालु या दंत? तो च वर्ग का जो प्रकार है वो ना तो कंठ है और ना ही दंत है। च वर्ग एक तो तालु होता है, क्योंकि कचट तप जब हम करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तो उसमें क वर्ग कंठ के अंतर्गत आता है और च वर्ग तालु के, तो इसलिए च वर्ग तालु हो जाएगा। और इसका एक हमने वर्गीकरण किया था, स्पर्श संघर्षी, तो च वर्ग स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत भी आता है, तो बी और सी दोनों ही इसका सही उत्तर हो जाएंगे। आगे है, श वर्ण किस से बनता है? क धन श, क धन श, क हलंत लगा के श और क हलंत लगा के श शलगम? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क धन श। और ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि क के नीचे हलंत आएगा, तभी ये सही वर्ण हम इससे बनाते हैं। नेक्स्ट है, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का सही क्रम क्या है? तालव्य, कंठ, ओष्ठ्य, दंत, मूर्धन्य, या फिर दंत, ओष्ठ्य, कंठ, मूर्धन्य, तालव्य, या कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, या फिर ओष्ठ, मूर्धन्य, तालव्य, कंठ, दंत? क्या होगा इसमें सही उत्तर? ये अभी मैंने 3-4 बार बता दिया है। तो उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का सही क्रम हम ऐसे याद रखेंगे, कचट तप, तो सबसे पहले कंठ आ जाएगा, उसके बाद च वर्ग जो है ये तालव्य,
और ट मूर्धन्य में आता है और त दंत्य में और प ओष्ठ्य में। तो इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट है क नुक्ता लगा के और ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की या दक्षिणी भाषाओं की? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अरबी और फारसी की ये ध्वनियाँ हैं। इनको नवीन वर्ग भी बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन अयोगवा है? विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन या अल्प प्राण? तो अभी पीछे ही हमने किया था, अयोगवा जो है वो अंग और अंघा ये दोनों अयोगवा में आते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, विसर्ग। नेक्स्ट है वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं, क्योंकि ये व्यवस्थित तरीके से वर्णमाला जो है ये लिखी जाती है। जैसे अ, आ, ई, इसी तरह से। ऐसा तो नहीं है कि हम पहले ई लिख देंगे और फिर अ लिख देंगे, क्योंकि ये भी शब्दों का समूह है, वर्णों का समूह है। लेकिन ये इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। वर्णों का एक जो व्यवस्थित समूह है कि अ के बाद ही आ आएगा और ई आएगी, फिर बड़ी ई आएगी। इसी तरह से व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। ये नहीं है कि पहले हम ई लिख देंगे, उसके बाद क लिख देंगे, फिर ग लिख देंगे, फिर प लिख देंगे, क्योंकि ये भी तो है, तो ये भी वर्णों का संकलन है, पर लेकिन व्यवस्थित क्रम जो है वो ही वर्णमाला कहलाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण? आसान सा प्रश्न है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ऑप्शन डी, वर्ण इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर सार्थक इकाई पूछा जाए तो सार्थक इकाई वो शब्द कहलाएगी, क्योंकि शब्द एक सार्थक होता है, उसका कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलता है। जैसे हम लिख दें बस, कमल, तो ये शब्द है और ये सार्थक इकाई है। तो इसलिए जो सार्थक इकाई अगर पूछी जाएगी तो उसका सही उत्तर हम शब्द लगाएंगे, और सबसे छोटी इकाई अगर पूछी जाए तो ऑप्शन डी, वर्ण इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये थे हमारे आज के 40 प्रश्न जो कि वर्ण विचार से संबंधित थे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। इनको आप अच्छी तरह से कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए करें, ताकि हम थोड़े और मोटिवेट हो सकें और आपके लिए अच्छी से अच्छी हम क्लास लेके आते रहें। और जो भी नए साथी हैं और जो क्लास को देखेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आगे हम करेंगे शब्द विचार। तो शब्द विचार से संबंधित कल की कक्षा रहने वाली है। धन्यवाद।